है एवरीवन। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम एक एक पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, जो कि प्योर हिंदी में ही होने वाली हैं। ठीक है, तो हम बात करें तो ये टारगेट है हमारा दिसंबर 2025। ठीक है, क्योंकि दिसंबर 2025 में एग्जाम होने वाला है। सबसे पहली यूनिट की हम इसमें बात करें तो सबसे पहला यूनिट हमारा रहता है शिक्षण योग्यता। शिक्षण योग्यता की बात करें तो यहाँ पर टीचर की क्वालिटी क्या क्या रहती है ना, कैसे टीचर्स को पढ़ाना चाहिए, उनके अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। तो इसमें बात करें तो उसका क्या नेचर रहता है, उद्देश्य क्या रहते हैं, कि जो टीचिंग करी जाती है उसका मेन पर्पज क्यों करी जाती है, वो उद्देश्य की बात करते हैं हम यहाँ पे। हम उनकी विशेषताओं की बात करते हैं कि क्या क्या उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए, है ना। और बुनियादी आवश्यकताएं कि कौन कौन सी नीड्स जो है को फुलफिल वो करके चलते हैं। ठीक है, दूसरा शिक्षार्थियों की विशेषताएं भी होती हैं कि कुछ विद्यार्थियों के करेक्टरिस्टिक भी होते हैं जिनको हम फॉलो अप करके चलते हैं, या फिर उनको हम जो है अचीव करवाने के लिए चलते हैं कि भाई कौन कौन सी टीचर्स, जैसे टीचर्स की क्वालिटी की बात करी जाती है वैसे स्टूडेंट्स की क्वालिटी की बात यहाँ पर करी जाती है। वहीं शिक्षण को प्रभावित करने वाले भी कुछ कारक होते हैं, चाहे तो पॉजिटिवली इफेक्ट करें चाहे नेगेटिवली करें। जैसे कि मान लो कोई टीचिंग करता है, ठीक है, तो कोई टीचिंग कर रहा है तो वहां पर उसको कौन कौन सी चीजें ऐसी जो उसकी टीचिंग पे इफेक्ट डालेंगे। मान लीजिए अभी तक तो हम क्या देखते थे कि ऑफलाइन जो चीजें ज्यादा चलती थी, ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ अब हुआ क्या है कि ऑनलाइन पे ज्यादा शिफ्ट हो गया। ये कहाँ शिफ्ट हो गया, ये ऑनलाइन शिफ्ट ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यह चीज भी हमें देखनी होती है कि शिक्षण पे कौन कौन सी चीजों का इफेक्ट पड़ता है, चाहे पॉजिटिव पड़े चाहे नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो शिक्षण के तरीके कौन कौन से होते हैं, कि कौन कौन से मेथड्स ऐसे हैं जिनकी हेल्प से टीचर पढ़ाता है। कि ऑनलाइन मेथड भी है एक, है ना, एक ऑफलाइन मेथड भी है, क्विज सेशन मेथड भी, मतलब कई सारे तरीके होते हैं जिसके द्वारा टीचर जो विद्यार्थियों को शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। तो शिक्षण के तरीकों की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, है ना। कुछ सिंक्रोनाइज होते हैं, अनसिंक्रोनाइज भी होते हैं ना। वही शिक्षण सहायता प्रणाली भी होती है कि जो यहाँ पर अगर हम बस की बात करें तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कौन कौन से होते हैं, कि टीचिंग को कौन कौन सी चीजें जो सपोर्ट करके चलती हैं। उसके बाद लास्ट क्या था हमारा, मूल्यांकन की प्रणालियां। मूल्यांकन की प्रणालियों की हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर असेसमेंट होती है, विद्यार्थियों की क्या होती है यहाँ पर असेसमेंट होती है, जहां पर हम ये देखते हैं कि जो चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीजें हम शिक्षण में अप्लाई कर रहे हैं, क्या उनका वास्तव में रिजल्ट अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, उनके परिणाम वास्तव में ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। इसमें हम मूल्यांकन प्रणाली में देखते हैं। ठीक है, जहां पर हम जो फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, है ना, फॉर्मेटिव के साथ हम समेटिव असेसमेंट करते हैं कि ये एंड में होती है या फिर बीच में, जब जैसे क्लासेस वगैरह चलती रहती है तो बीच में भी हम उनकी परफॉर्मेंस को, उनके विद्यार्थियों की हम जानते रहते हैं ना, वो सारी चीजें भी यहाँ पर देखी जाती है। क्राइटेरिया रेफरेंस होता है, नॉन क्राइटेरिया रेफरेंस होते हैं, ये सब हम जब एक एक करके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे क्लास में, फ्री क्लास में ही, तो वहां पर अच्छे से समझा देंगे आपको। ठीक है, अभी आपको केवल सिलेबस का ओवरव्यू दिया जा रहा है। उसके बाद हम बात करें तो अनुसंधान योग्यता है, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, उसके बाद हम अनुसंधान में बात करें तो उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे यहाँ पर, है ना, कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन उसकी, है ना, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जैसे कि हम टीचिंग की विशेषताओं की बात कर रहे थे, वैसे ही हम अनुसंधान की विशेषताओं की बात करेंगे। प्रकार की भी बात करें हम यहाँ पे, प्रकार में जैसे कि कौन कौन से तरीके से जो वो रिसर्च करी जाती है, मेथड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से तरीके की रिसर्च जो यहाँ पर होती है, उनके स्टेप्स की बात करें हम, अनुसंधान के चरण क्या क्या होते हैं। यहाँ से तो ये समझो आप कि पिछले 2-3 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे, उसके प्रीवियस ईयर देखोगे ना, तो अनुसंधान के चरण से तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है और हर बार क्वेश्चन आया है।
कि सबसे पहले स्टेप कौन सा होता है ना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करते हैं। ये स्टेप भी आपको जो याद रखना होगा, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। बट आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि अनुसंधान के चरण वाला टॉपिक आपका काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। उसके बाद अनुसंधान के तरीके कि हम कौन कौन से तरीकों से रिसर्च करते हैं, डाटा जो कलेक्ट किया जाता है, डाटा जो इकट्ठा करते हैं हम, वो कहाँ कहाँ से हम और कैसे डाटा कलेक्ट करके लाते हैं हम। प्राइमरी होता है, प्राथमिक होता है, द्वितीयक आंकड़े होते हैं हमारे, वो सारी चीजें है ना। अनुसंधान नैतिकता की बात करें कि क्या सही है क्या गलत है, उसकी जानकारी हमें यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अनुसंधान के जो शोध के प्रकाशन के प्रकार जो है ना, कौन कौन से तरीके से हम जो वो अपनी रिसर्च को जो है वो एक तरीके से पब्लिश करा सकते हैं हमें, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन की जब हम यहाँ पर बात करते हैं। वहीं अगला है कि अनुसंधान में आईसीटी का प्रयोग। भाई आईसीटी का प्रयोग की अब यहाँ पर देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार बनता है कि जो कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो उसमें एक तरीके से दूसरे की रिसर्च को भी अपने इंक्लूड करके चलते हैं ना। तो एक यहाँ पे जो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि साहित्यिक चोरी, तो आईसीटी के टूल्स को यूज करके हम ये पता लगा लेते हैं, या फिर हमें जब डाटा भी कलेक्ट करना होता है तो डाटा भी एक अच्छे तरह जल्दी कलेक्ट हो जाता है। दूसरा, आईसीटी से हम यह भी देख लेते हैं कि कोई डाटा चोरी तो नहीं हुआ है, यानी कि किसी और का डुप्लीकेट डाटा तो नहीं हमने किसी का यूज कर लिया है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक ये वाला टॉपिक भी आपका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है साहित्यिक चोरी से। और इनके कुछ सॉफ्टवेयर ही हैं जो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पर देखना होगा। तीसरा यूनिट है आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला। ये क्या है कि यहाँ पर तो आपको कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है, एक पैसेज दे रखा होता है, उसी पैसेज को समझकर और आपको 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पैसेज में वो डायरेक्टली आपको उसका आंसर नहीं दिखता है, तो क्या करना है, पैसेज को समझना है और अपनी लैंग्वेज में अपनी एक थिंकिंग को डेवलप करके चलना है और हमें उसका आंसर देने होते हैं। एक ये स्कोरिंग यूनिट हो गया आपका, कौन सा, कम्युनिकेशन, संचार जो होता है, संचार की प्रकृति क्या होती है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है ना, कौन कौन से तरीकों से हम संचार कर सकते हैं, है ना, के सिंबल्स के तरीके से कर लो आप, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल जो होते हैं, है ना, बोल के भी हम किसी से बातें करते हैं, उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ जाती हैं, जैसे कि कहीं पे मान लो साउंड वगैरह हो रहा है तो हम एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते, या फिर अलग अलग कल्चर से लोग बिलोंग करते हैं ना, दूसरे दूसरे कल्चर के लोग होते हैं, तो वहां पर भी संचार में क्या होती है, बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वही प्रभावी कक्षा संचार कि जब टीचर, मान लो अभी तो टीचिंग की बात करें तो हम टीचिंग में क्या होता है, एक टीचर विद्यार्थियों को पढ़ा रहा होता है, वहीं उन दोनों के बीच में क्या हो रहा होता है, कम्युनिकेशन हो रहा होता है ना। तो प्रभावी कक्षा संचार भी होना चाहिए, जैसे कि जो टीचर कह रहा है उसी लैंग्वेज में बच्चों को समझ में आनी चाहिए वो सारी चीजें। तो ये भी एक टॉपिक है यहाँ पर। उसके बाद जो हम मौखिक और गैर मौखिक संचार जो होता है, यानी बोलकर और केवल इशारों से जो वार्तालाप करते हैं एक दूसरे लोग, उसकी बात भी हम यहाँ पर करते हैं ना। और मास मीडिया और समाज की भी हम यहाँ पर बात करके चलते हैं। ये हो गई आपकी 3 यूनिट, 14 और वो 4 हो गई है ना। 5वां यूनिट है आपका मैथ का। मैथ में क्या होता है कि आपको एक सीरीज दे रखी होती है कोडिंग की, मान लो यहाँ पर 2 1 दे रखा है, 2 5 10 ऐसे करके दे रखे होते हैं, और हमें यहाँ पर गैप आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया जाता है, या फिर हमसे ये कह दिया जाता है कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा, है ना। तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर देखकर चलते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि मान लो क्या करेंगे, अमेरिका लिख दिया उन्होंने और अमेरिका को कोई कोडिंग दे दी उन्होंने 20 25 45 दे दी, है ना, और फिर उसके बाद उन्होंने लिख दिया इंडिया। तो इसी सेंस में इंडिया की कोडिंग क्या होगी ये आपसे पूछ लिया जाता है ना, कोडिंग डिकोडिंग। या तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है या यहाँ से, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। उसके बाद अनुपात, ब्याज या फिर लाभ हानि। तो हम यहाँ पर बात करें तो देखो अनुपात का तो चलो कम आने लगा है अब, लेकिन हाँ है तो इम्पोर्टेंट जब आपके टॉपिक में दे रखा है। बट ब्याज या लाभ हानि में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। या तो इंटरेस्ट से पूछ देता है कि ब्याज में क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, या फिर लाभ और हानि की बात कर ले हम तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाता है। गति, समय और दूरी, यानी कि
टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से भी क्वेश्चन जो है काफी बार बनता है, तो ये भी आपको जो है तैयार करके चलना पड़ेगा। वही छठी यूनिट की बात करें हम तो लॉजिकल रीजनिंग हो गई आपकी, तर्कों की संरचना क्या होती है, डिडक्टिव और इंडक्टिव यानी कि निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क क्या होते हैं, उपमाएं क्या होती हैं, ठीक है। उपमाएं को एक बार देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं जिससे कि आपको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एनोलॉजी जो होती है, इंडियन लॉजिक में आपको अनुमाना और प्रमाणा से क्वेश्चन आता है, यहाँ से तो ये क्वेश्चन पक्का बनता है आपको अनुमान और प्रमाण से भी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से हमेशा बनता है। दूसरा एक ये तार्किक भ्रम दे रखा है, तार्किक भ्रम की बात करें तो ये लॉजिकल फैलेसी, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का बन गया, यानी कि एक तो यहाँ से आना है और एक क्वेश्चन यहाँ से आना है, दो क्वेश्चन हो गए आपके। एक डिडक्टिव इंडक्टिव से भी आ जाता है कभी कभार, ठीक है कभी। और लॉजिकल फैलेसी से जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए, इस बार तो कॉमर्स शिफ्ट में दो क्वेश्चन आए थे यहाँ से, तो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आएगा, किसी किसी टॉपिक से दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक सातवां यूनिट है आपका कौन सा, डेटा व्याख्या का, जहां पर डीआई दे रखा होता है, एक आंकड़े दे रखे होते हैं आपको एक टेबल में, टेबल में जो आंकड़े दे रखे होते हैं उनकी हेल्प से, उनकी सहायता से ही हम क्या करते हैं, हमें 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, इन 5 क्वेश्चन का हमें उस टेबल की हेल्प से जो वो आंसर करना होता है। मोस्ट ऑफ जो होता है वो या तो लाभ हानि से और प्रॉफिट से आंसर, मतलब टेबल रिलेटेड दे रखा होता है, या परसेंटेज बेस दे रखा होता है, या इनकम और एक्सपेंडिचर, ये 3 तरीके की टेबल दे रखी होती है। प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड होगी है ना, या परसेंटेज बेस होगी आपकी, परसेंटेज बेस नहीं है तो इनकम एक्सपेंडिचर बेस होगी। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इस टेबल के आधार पर पूछा जाता है। डीआई भी हम जब इस यूनिट पे शिफ्ट करेंगे ना, डीआई जब कराएंगे तब आपको इसकी तैयारी करा देंगे। 5 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 8वीं यूनिट है आपकी आईसीटी की, संचार एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड, मान लो कंप्यूटर की मूल बात है, जनरेशन से क्वेश्चन आ जाता है ना, कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आए थे, सेकंड में कौन से आए थे। वहीं इंटरनेट से क्वेश्चन आता है आपको, ईमेल से भी क्वेश्चन आता है ना। ईमेल में जैसे कि स्पैम फोल्डर के बारे में पूछ ले जाता है कभी कभार, है ना, स्पैम क्या होता है। वही वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गई, यहाँ से आपको जो इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो आप इसकी ज़्यादा टेंशन ना लें, जरूरी नहीं होता कि हमें 10 यूनिट पूरी पक्के से आनी चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए। कभी कभार कुछ चीज़ें हमें हार्ड भी लगती हैं, तो उन चीज़ों को हमें थोड़ा बहुत स्किप करके भी चलना होता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों में हमें समय ऐसे ही, चाहे हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। बट हाँ, मैं आपको वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट की एक पीडीएफ जरूर दे दूंगा, है ना, जिसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। शिक्षा में आईसीटी का कब क्या क्या प्रयोग है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण जो चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। डिजिटल पहल की बात करें, स्वयं और मूक जो होता है, या फिर स्वयं के बाद ये हो गया, हाँ मुक्ति ये दे रखा था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका तो यहाँ से आता है, और एक क्वेश्चन आपका आईसीटी में प्रयोग क्या होता है, एक और एक हो गया आपका यहाँ से, है ना, एक हो गया यहाँ से। तो 5 क्वेश्चन वैसे तो एक यूनिट के बनते हैं, बट कोई कोई यूनिट ऐसी होती है जहाँ से 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कुछ यूनिट ऐसी होती है जहाँ से 6 या 5 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं ना। तो आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगला यूनिट है आपका विकास और पर्यावरण वाला, ठीक है, जहां पर मानव और पर्यावरण की क्रिया पूछी जाती है। पर्यावरण के कौन कौन से मुद्दे होते हैं, जो प्रोटोकॉल वगैरह होती है ना, मॉनिटर प्रोटोकॉल हो गई, कन्वेंशन हो गई, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाता है आपको। प्रदूषण से क्वेश्चन जो है पूछ ले जाता है ना। एसडीजी के गोल पूछ ले जाते हैं, एमडीजी के गोल पूछ ले जाते हैं आपको। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन जाता है। अब देखो पहले तक तो ये होता था कि एसडीजी और एमडीजी के गोल डायरेक्ट पूछ ले जाते थे, बट अब डायरेक्ट ना पूछ के वो क्या करते हैं कि एक गोल के अंदर जो सारे टारगेट्स दे रखे हों उन टारगेट को पूछने लगे हैं अब ये लोग, तो उन टारगेट को भी जो हम कराएंगे। और दूसरा, इस चैनल पर आपको एक वीडियो भी मिलेगी एसडीजी और एमडीजी की, और उसमें टारगेट भी हमने आपको करा रखे हैं, तो जब तक आप उस वीडियो को भी लगा सकते हैं। बट हम डिटेल में इस यूनिट को भी कवर कर लेंगे। लास्ट यूनिट होता है हमारा उच्च शिक्षा प्रणाली वाला, ठीक है, जहां पर शासन और संरचना की बात कर ले हम। भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्राचीन समय से आधुनिक समय तक, यानी कि पहले से और अब तक में कौन कौन सी चीजों पर फोकस किया जाता है शिक्षण में, तो वो सारी चीजें आ गई है ना। नीति और प्रशासन से रिलेटेड और बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका
यहाँ से पूछा जाता है। तो ये हो गई आपकी 10 यूनिट, ठीक है। अब 10 यूनिट हो गई ये आपकी, इसमें से हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे, प्रकृति, उद्देश्य और विशेषताओं से, ठीक है। और बुनियादी क्या क्या कौन आवश्यकताएं होती हैं शिक्षण में। अगला लेक्चर जो हमारा इसी पे आधारित होने वाला है, ठीक है। तो जो लोग दिसंबर 2025 के लिए तैयार हैं, है ना, एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को फ्री में एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, बस क्या है कि फ्री क्लासेस है, हमें से आपको लगानी है और अच्छे से देखकर और उन्हीं की हेल्प से आपको नोट्स बनाकर चलने हैं।